गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू ऑल। मैं गीता शर्मा अब आपको फिफ्थ क्लास हिंदी सेकंड का चैप्टर 15 समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, 14 चैप्टर तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, अब ये देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 15। देखिए चैप्टर 15 में आपका ये टॉपिक है यहाँ पे समास, से इंग्लिश में कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, अब मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है बेटा, ये देखिए, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के संयोग से बना एक सार्थक शब्द समास कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसकी डेफिनेशन है समास की, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द, वो सार्थक होने चाहिए, दो या दो से अधिक हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बट वो सार्थक होने चाहिए। शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। हम 2, 4, 6, 8, 10 नए सार्थक शब्द जोड़ के जो शब्द उनके मेल से जो शब्द बनता है, बट उसका कुछ मायने होने चाहिए, कुछ सार्थक होना चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सार्थक कहते हैं। ठीक है, ओके। तो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं बेटा, समास के देखिए, समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 अव्ययभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुब्रीहि समास। ठीक है बेटा, अब इसमें सबसे पहला क्या है, ये सबसे पहला है आपका द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास को होता है जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद जो होता है वो प्रधान हो, यानी जो अव्ययभाव समास होता है उसका बच्चों सबसे पहला पद जो होता है उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो उपसर्ग आप सब बच्चे जानते होंगे कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग, जिसका पहला पद उपसर्ग हो तो वो अव्ययभाव समास होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ यथामति, तो जो उपसर्ग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि यथा, इसमें यथा में यथा जो है ये उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, प्रे इसमें प्रे प्रसंग ये उपसर्ग है, बका उपसर्ग है, बे, तो उसमें आदि जो आते हैं उपसर्ग की पहचान ये होती है जो फर्स्ट पद जो उसका प्रधान होता है वो उपसर्ग होता है। जैसे यथामति, तो इसमें यथा जो है वो क्या है, मति के अनुसार विग्रह, जब हम विग्रह करते हैं तो हमें पता चलता है। तो ये प्रथम पद जो है क्या है, यथा जो क्या है ये उपसर्ग है हमारा। ठीक है, ऐसे है नेक्स्ट है प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, तो प्रति क्या है इसमें हमारा उपसर्ग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रसंगानुकूल, तो प्रसंग प्रे जो आ रहा है इसमें वो क्या है, इसमें प्रसंग के अनुकूल, तो प्रे क्या है इसमें उपसर्ग, और इसमें बकाया, तो ये क्या है कायदे के अनुसार, तो बका जो है इसमें वो क्या है वो उपसर्ग दिया हुआ है। तो देखिए बेटा, जो अव्ययभाव समास होता है उसमें प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है, उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वह उपसर्ग होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, तत्पुरुष समास में जिस समास शब्द दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौण, वहाँ तत्पुरुष समास होता है, उसके बीच में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। देखो बच्चों, जैसे कि अब यहाँ पे तुम्हारे ये इसमें उदाहरण देखिए बताया हुआ है, देखिए जैसे कर्म तत्पुरुष, जैसे ग्रामगत, तो ग्राम को गया हुआ, तो जैसे इसमें ये को जो है ये क्या है, ये कारक चिन्ह है। अब इसका लोप हो जाना, अब यहाँ पे देखो ग्रामगत, अब इसमें क्या लोप हुआ है, यहाँ कारक क्या है इसमें को है ना, तो उसका लोप हो गया है, तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। सबसे बड़ी पहचान क्या थी, कारक चिन्ह का लोप हो जाना। तो इसमें देखो जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है, तो ग्राम को गया हुआ। ऐसे नेक्स्ट है स्वर्ग प्राप्त, यहाँ पे स्वर्ग को
प्राप्त। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे कारक चिन्ह का यहाँ पे लोप हो रहा है, ठीक है। तो जिस पद में कारक चिन्ह का लोप हो और दूसरा पद प्रधान होता है, वहां पे क्या होता है, तत्पुरुष समास। वह हमें पहचान लेना चाहिए, ठीक है बच्चा। जैसे आपने देखा होगा, कर्ता ने कर्म को, ऐसी है को, यहाँ पे से, इसके लिए, ये सब जहाँ में, तो इसमें जिस इनका लोप हो जाता है। जैसे देव स्थान, देव का स्थान, तो यहाँ पे ये कर्ता का यहाँ पे लोप हो रहा है। जैसे राजपुत्र, राजा के पुत्र, तो यहाँ पे इसका लोप हो रहा है कारक का, ठीक है। तो जहाँ कारक का लोप हो जाता है वहाँ तत्पुरुष समास कहलाता। अब ये देखिए नेक्स्ट है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, अथवा एक उपनाम और दूसरा उपमेय होता है। जैसे देखिए महादेव, महान है जो देव, ठीक है। तो आपका मीनिंग समझ में आ रहा है इसमें इस चीज को। जैसे पीताम्बर, पीले हैं जिसका अंबर, इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें भगवान का जो नाम आया हुआ है वो उससे पता, कर्म करने का, हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं तो उससे हमें पता चलता है। तो क्या हो गया ये कर्मधारय समास, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया, तो क्या है ये कर्मधारय समास, जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों आते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका ये द्विगु समास। ऐसे द्विगु समास में जिस सामाजिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। देखिए बेटा, ये तो बहुत ही इजीली समझ में आ रहा। अष्टाध्यायी, तो यहाँ पे एक गिनती आ रही है, काउंटिंग आ रही है। 8 के लिए बोलते हैं। नवरात्र, 9 है ना, 9 बोलते हैं 9 के लिए। चौराहा 4 के लिए बोलते हैं। नवरत्न, तो जिसमें संख्या की गिनती होती है, जिसमें संख्या पता चलती हो हमें। 8 अध्यायों का समा। त्रिलोकनाथ है ना, 3 नवरात्रों का समूह, जिससे हमें पता चलता है संख्या की जहाँ काउंटिंग होती है, तो उससे हमें सीधे सीधे अंदाजा लगाना चाहिए कौन सा समास है, द्विगु समास। ठीक है बेटा, ये कितना इजी है ना। अब नेक्स्ट देखिए आप, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जिस सामाजिक शब्द के दोनों पद समान रूप से प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है, जिसमें पहला भी और दूसरा भी दो समान रूप से बराबर होते हैं। जैसे राजा और रंग, दोनों का आपस में मेल है। एक कोई राजा भी होता है तो कोई रंग भी होता है। एक भाई है तो एक बहन। पाप और पुण्य, जिनका आपस में मेल होता हो, जिनका आपस में मेल होता है, दोनों पद जिनके समान होते हैं। देखो भाई का की वैल्यू अलग होती है, बहन की अलग होती है। पाप है तो पुण्य भी है, अमीर है तो गरीब भी है, लेकिन दोनों की वैल्यू है ना। तो इसलिए जहाँ दोनों पद, इसका पहला पद भी ऐसा है और दूसरा पद भी ऐसा है, तो दोनों पद जहाँ पर समान रूप से प्रधान होते हैं, क्योंकि ये भी अमीर है तो गरीब है, वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है, ठीक है ना। तो इसलिए ये हम नेक्स्ट चलिए, तो बहुव्रीहि समास। जिस सामाजिक शब्द के दोनों पदों में से किसी, तो इसमें बेटा ये पदों से किसी की प्रधानता नहीं होती, किंतु वे एक नए अर्थ का बोध कराते हैं, वहां बहुव्रीहि समास होता है। देखिए बच्चे, बहुव्रीहि समास जहाँ ना तो पहला पद प्रधान होता है ना जो दूसरा पद प्रधान होता है, वे जहाँ दोनों मिलकर किसी और नए पद का, जहाँ पे ये उदाहरण दे रहे हैं, दोनों पद जहाँ तीसरे पद की बात कर रहे हैं, उस वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। और बहुव्रीहि समास में बेटा एक सबसे बड़ी बात होती है, वहाँ भगवान के लिए भगवान का नाम जरूर आता है। भगवान, जो भी कोई भी एग्जाम्पल होगा, कोई भी जहाँ पे लिखा हुआ होगा, वहाँ पे भगवान के नाम से जुड़ा हुआ होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है। तो इसमें जहाँ पर समस्त पद प्रधान नहीं होते, ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, जहाँ पे तीसरे की जहाँ पे वैल्यू दिखाई गई है, वहाँ पे जिस तीसरे किसी शब्द की बात करी गई है, वो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। देखिए बेटा, यहाँ पे जैसे पंचवट वृक्ष, जहाँ वह स्थान, ठीक है। जैसे लंबोदर, लंबा उदर लंबा है जिसका, वो कौन है, गणेश जी, ठीक है। पीताम्बर, पीले अंबर वस्त्र, जिनके पीले वस्त्र हैं, किनके हैं, कौन है वो, श्री कृष्ण जी। किनके पीले वस्त्र हैं, तो वे कौन है, श्री कृष्ण जी का। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिनके शंकर, शंकर भगवान है ना, उनके शीश पे चंद्रमा है ना, तो भगवान जी का नाम आ रहा है ना यहाँ पे भी। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिनकी, कौन है वे, भगवान विष्णु। तो सारे एग्जाम्पल आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और पता चल रहा है कि यहाँ पे भगवान की
वैल्यू है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो किसका कंठ नीला है, वो कौन है, भगवान हमारे शिव जी। तो बेटा आपको ये 6 वेद आपको देखो पता है। तो बहुब्रीहि समास की कौन सी, तो वहाँ जहाँ पे भगवान का नाम होता है वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। अब मैंने आपको समास के भेद, ये 6 भेद बताए हैं बेटा, ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। और ये देखिए मैंने समास की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आपको ऐसी नोटबुक में डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। फिर समास के ये भेद लिखे हुए हैं, ये आपको समास के भेद ऐसे नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, ओके। और फिर इनकी अलग अलग डेफिनेशन अपनी नोटबुक में आपको नोट डाउन करनी है, ओके। आपको बुक फिल करनी है। देखिए समास के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। रुपया, पैसा और हानि लाभ में कौन सा समास आता है, तो कौन सा समास आता है बच्चों, तो वहाँ कौन सा अभी बताया था, इसमें पैसे का वो आता है, वो द्वंद्व समास होता है। कौन सा, द्वंद्व समास होता है। जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न हो, अन्य पद होता है। तो मैंने अभी बताया था ना आपको, जिसमें ना कोई भी पद प्रधान नहीं होता, वो कौन सा समास होता है, वह होता है बहुब्रीहि समास। और उसमें सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसमें भगवान के नाम होते हैं। अब नेक्स्ट ये आपको देखो बच्चों, ये आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। समास किसे कहते हैं, संधि और समास में अंतर बताइए। तो कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर बताइए। द्विगु समास और द्वंद्व समास में अंतर स्पष्ट। तो देखिए बेटा मैंने अभी समास की डेफिनेशन अभी आपको दिखाया था, लिखा हुआ समास की डेफिनेशन में आपको वहाँ पे वो लिख के दिखानी है, ठीक है, नोटबुक पे। और ये देखिए ये संधि और समास में अंतर, जो आपका क्वेश्चन है संधि और समास में दोनों में अंतर, ये दोनों लिखने हैं, ठीक है। द्विगु समास और द्वंद्व समास में अंतर, ये दोनों लिखने हैं। ये वाला द्विगु समास और द्वंद्व समास में अंतर, ये वाले दोनों लिखने हैं, ठीक है। और संधि और समास में अंतर, ये दोनों लिखने हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, यहाँ से दिखे, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको दिखाती, ये देखिए आपको ये नोटबुक में अपने समास के नाम लिखे हैं, तो ये देख के आपको नोटबुक में ये सारे नोट डाउन करने हैं। ये वाला, ये भी कौन कौन से हैं अपने नोटबुक में या बुक में, ये बुक में करने हैं आपको, ठीक है, ये बुक में फिल करने हैं बेटा आपको। ये वाला भी सब ये बुक में आपको सारे फिल करने हैं, ठीक है। समझ आ रहा है ना आपको, ये सारे के सारे करने हैं, ठीक है बच्चों। ये अपनी नोटबुक में आपको सारा वर्क कंप्लीट करना है। ये आपका चैप्टर 15 कंप्लीट हो चुका है। मैं नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी आपका चैप्टर नंबर 16। यहाँ तक आपका वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, ओके। सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह सब और बुक भी फिल हो जानी चाहिए, ओके बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू।